5 अक्टूबर 2006 मरीन लाइंस के एक ओवरब्रिज पर एक लाश मिलती है। पुलिस को लगा कि ये लाश एक बेगर की होगी, शायद शराब पीकर गिर गया होगा। इस मामले में कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई क्योंकि पुलिस को लगा कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट जैसा है और उन्होंने केस को क्लोज कर दिया। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एंड लेट्स डाइव डीप इनटू टुडेज केस ऑफ द बियर मैन। पुलिस को जो लाश मिली थी वो एक टैक्सी ड्राइवर विजय गावड़े की थी। मुंबई एक ऐसा शहर था जो कभी सोता नहीं था, रात को भी जागता था। जैसे हमने सुना होगा, मुंबई की नाइट लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस वक्त एक डर सा फैल गया था। नाइट लाइफ एकदम बंद हो गई थी, रोड्स खाली, सबके मन में बहुत ज़्यादा खौफ था। दिसंबर 14, 2006 की रात एक और लाश चर्चगेट के पास मिलती है और उसी से कुछ दूर और भी लाशें मिलती है और इस बार एक बियर कैन भी थी इन बॉडीज़ के पास रखी हुई। मीडिया को स्टोरी मिल गई। अगले दिन हर न्यूज़पेपर और हर न्यूज़ चैनल पर एक ही हेडलाइन थी, द बियर मैन किलर स्ट्राइक्स अगेन। बियर मैन ये नाम अब मुंबई के हर छोटे बड़े मोहल्ले में घूम रहा था। ये डर जो हर रात शहर के सांसों को रोक रहा था। एक के बाद एक लाशें मिलती रही। नवंबर 2006 से जनवरी 2007 तक टोटल 10 मर्डर्स हुए और इन 10 मर्डर्स में सारे के सारे मर्डर्स थे, उनमें मेन इन्वॉल्व थे। सब बॉडीज़ का पैटर्न सेम, ऊपर के कपड़े जैसे के वैसे, लेकिन नीचे कुछ नहीं। ये काम एक साइको का लगता था, लेकिन उसका मोटिव समझना मुश्किल था। मीडिया ने अपना मसाला लगाना शुरू कर दिया। बस 2 लाशों के पास बियर कैंस मिले थे, पर मीडिया ने नाम दे दिया द बियर मैन। कहते थे कि हर मर्डर के बाद वो एक बियर कैन छोड़ता है, जो उसका सिग्नेचर स्टाइल है। रियलिटी ये थी कि कोई प्रूफ नहीं था कि वो बियर कैन उसने ही रखा था, पर मीडिया अपनी टीआरपी के लिए कहानियाँ बनाता गया और पब्लिक को डर लगने लगा। पुलिस की तलाश को अब एक नए ट्विस्ट के साथ शुरू हुई जब एक मर्डर साइट पर एक नोट मिला जिसमें लिखा हुआ था, वेलकम टू द क्लैन। एक अलग ही सवाल उठ रहा था, क्लैन का मतलब क्या था? क्या ये एक ग्रुप का नाम था या इस केस में कोई रिलीजियस ग्रुप इन्वॉल्व था? पुलिस को शक होने लगा कि शायद ये एक ऐसे ग्रुप का काम है जो ब्लैक मैजिक या सुपरनैचुरल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। और ये डाउट तब और गहरा हो गया जब पुलिस ने देखा कि मर्डर्स के लिए थर्सडे का दिन अक्सर चुना जा रहा था। कहते हैं कि ब्लैक मैजिक और सुपरनैचुरल प्रैक्टिसेस में थर्सडे एक खास महत्व रखता है। पुलिस ने कुछ लोगों से सवाल जवाब शुरू किए जो ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र में इंटरेस्टेड थे, लेकिन ये थ्रेड भी एक डेड एंड निकली। पर ये स्पेकुलेशंस ने केस को और ज़्यादा मिस्टीरियस और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इस दौरान पुलिस बहुत कंफ्यूज थी और मीडिया क्रेजी, क्योंकि उनको एक नई हेडलाइन मिल गई थी और लोगों में बहुत डर का माहौल था। लोग घर से बाहर निकलने के लिए भी रात को बहुत डरते थे। अब मीडिया ने कुछ थ्योरीज बनाना शुरू की, जिसमें से एक थी कि बियर मैन एक ह्यूमन जो अपने विक्टिम्स के साथ गंदे काम कर रहा है, और कुछ थ्योरीज ये थी कि ये किसी कल्ट का काम है और वो नोट वेलकम टू द क्लैन उसी कल्ट का हिस्सा था। और कुछ थ्योरीज कहती थी कि ये एक शातिर इंसान का काम है जिसके इरादे कुछ अलग है, लेकिन वो बस पुलिस को भटकाने के लिए ये सब कर रहा है। जब सब कुछ फेल हो गया तो लोगों ने सुपरनैचुरल फोर्सेस का नाम लेना शुरू कर दिया। इस केस का टर्निंग पॉइंट तब आया जब जनवरी 2007 में एक पब्लिक टॉयलेट के पास मर्डर साइट पर पुलिस को एक ग्रे शर्ट मिला। शर्ट का फॉरेंसिक एनालिसिस किया गया और कुछ लोगों की पहचान के बाद पता चला कि ये शर्ट रविंद्र कांतरोले का था। रविंद्र एक एक्स गैंगस्टर था जो दशरथ रानी गैंग का मेंबर था। पुलिस ने उसका क्रिमिनल पास्ट देखते हुए सोचा कि शायद वो बियर मैन हो सकता है। रविंद्र का बचपन काफ़ी कठिन था। एक छोटी बस्ती में पलने वाले रविंद्र के आसपास हमेशा छोटी मोटी चोरी और गैंग एक्टिविटीज़ होती थी। ये सब उस पर काफ़ी असर डालते थे। छोटी सी उम्र में रविंद्र दशरथ रानी गैंग के लिए काम करने लगा। उसका काम था शराब माफिया के लिए छोटी मोटी इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देना। गैंग के काम के दौरान रविंद्र की मुलाकात एक प्रोस्टिट्यूट अंजलि से हुई। अंजलि एक बड़े दलाल के लिए काम करती थी, लेकिन उसका कनेक्शन रविंद्र के साथ काफ़ी गहरा हो गया। रविंद्र ने सोचा कि वो अंजलि को इस दलदल से निकालकर एक नई ज़िंदगी देगा।
इसलिए उसने अंजलि के मालिक को 25,000 रुपये दिए और अंजलि को खरीद लिया। अंजलि के लिए रविंद्र ने अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला लिया। उसने गैंग छोड़ दी और इस्लाम कबूल कर लिया। मुस्लिम बनने के बाद रविंद्र ने एक नया नाम अपनाया और अंजलि के साथ एक नई शुरुआत की। उन्होंने एक सिंपल निकाह किया और ये कोशिश की कि वो अपने बुरे पास से दूर चले जाए। गैंग छोड़ने के बाद रविंद्र पुलिस के लिए इन्फॉर्मर बन गया। पुलिस के लिए काम करते वक्त वो उन्हें छोटी मोटी इलीगल एक्टिविटीज़ की टिप देता था और कुछ बार अंडरकवर काम भी करता था। पुलिस को रविंद्र पर काफ़ी भरोसा था कि वो उनका काफ़ी काम आसान कर रहा है, लेकिन जब ये सब मर्डर्स होने लगे तो पुलिस ने उसका वायलेंट पास्ट और गैंग कनेक्शन देखते हुए उस पर शक करना शुरू कर दिया। रविंद्र को जब अरेस्ट किया गया तो वो काफ़ी हैरान था। उसको लगा कि वो तो पुलिस के लिए काम करता है, फिर पुलिस उसको फंसा क्यों रही है। लेकिन पुलिस का मानना था कि उसका पुराना क्रिमिनल नेचर और हैंडराइटिंग एविडेंसेस उसको बियरमैन के तौर पर सस्पेक्ट बनाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने देखा कि रविंद्र के रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन और बियरमैन के मर्डर्स के पैटर्न के बीच कुछ अजीब सा कनेक्शन है। कुछ लोगों का कहना था कि रविंद्र के कनेक्शन एक कल्ट ग्रुप के साथ हो सकते हैं जो ब्लैक मैजिक और सैक्रिफाइसेस में इन्वॉल्व है। अब सबके मन में एक ही सवाल उठने लगा था कि क्या मर्डर्स एक रिचुअल का हिस्सा थे या वेलकम टू द क्लैन एक न्यू रिक्रूट को दिया गया मैसेज था। पुलिस को रविंद्र के एक्स गैंग मेंबर्स से पता चला कि एक टाइम पर वो भी सुपरनैचुरल प्रैक्टिसेस में इंटरेस्टेड था और गैंग के कुछ लोग भी ये तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते थे, लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी जिसका कोई पक्का प्रूफ नहीं था। मीडिया ने रविंद्र के अरेस्ट को सेंसेशनलाइज कर दिया। Ravindra Kantroli, once called the Beer Man serial killer, has been sentenced to life in prison. चैनल्स ने क्लेम किया कि रविंद्र एक ब्लैक मैजिक कल्ट का लीडर है जो रिचुअल्स के लिए मर्डर्स करता है। कुछ चैनल्स ने ये भी दिखाया कि रविंद्र को अरेस्ट करते वक्त उसके कपड़े खून से भरे थे और वो पुलिस को घूर रहा था जैसे एक डेंजरस साइकोपैथ हो। लेकिन सच ये था कि पुलिस के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं थे। हैंडराइटिंग मैच होने के अलावा उनके पास और कुछ भी पक्का प्रूफ नहीं था जो रविंद्र को बियरमैन साबित करे। इसलिए 2009 में कोर्ट ने रविंद्र को रिहा दी और ये मिस्ट्री वही की वही रह गई। रविंद्र के बाहर छूटने के बाद भी पुलिस हर नए मर्डर के बाद उसी से सवाल जवाब करती थी, लेकिन असली बियरमैन कौन था ये आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। क्या वो अब भी मुंबई के स्ट्रीट्स पर शिकार ढूंढ रहा है या फिर वो अपनी आइडेंटिटी बदल कर एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। गाइस, ये मिस्ट्री एक रिमाइंडर है कि कुछ केसेस कभी सॉल्व नहीं होते। आपको क्या लगता है, क्या बियरमैन कभी पकड़ा जाएगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगले मिस्ट्री के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।